जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ट्रस्ट मी, आज का लेक्चर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले एक महीने में जो भी जियोपॉलिटिक्स में हुआ है, जो भी आपने न्यूज पढ़ी है, जितने भी कारण रहे हैं, किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, ज्योग्राफी किस तरह से इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है, इकोनॉमिक्स किस तरह से पॉलिटी से कनेक्टेड है, ये तमाम तरह की चीजें आपको आज के लेक्चर में दिखेगी। दूसरी बात, आपने पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर, जो एक महीना के अंदर जो भी आपने न्यूज पढ़ी है, कई दफा आपने सोचा होगा कि इस न्यूज का इससे क्या कनेक्शन है। अगर जो ग्रीनलैंड में हो रहा है उसका ईरान से क्या लेना देना है, ईरान में जो हो रहा है उसका रशिया से क्या लेना देना है, वेनेजुएला में जो हुआ है यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है, इसराइल का इसमें क्या स्वार्थ हो सकता है, इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर 500% का टैरिफ लगाने का ट्रंप का क्या स्वार्थ हो सकता है। ये तमाम तरह की बातें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर ट्रंप साहब जो इतने सारे गेम्स खेलना चाह रहे हैं उसके मूल कारण क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। देखिए, अब आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा ये रहेगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किस तरह से कनेक्टेड है, इनके आपस में स्वार्थ क्या चल रहे हैं। उसके बाद जो अमेरिका है वो बोलिविया, पेरू, है ना, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन सबको टारगेट क्यों कर रहा है, वेनेजुएला इन सबको, राइट। उसके बाद यूरोप के अंदर, अब यहाँ पे जैसे डेनमार्क है, डेनमार्क फ्री ग्रीनलैंड हो गया। अब ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका क्यों टारगेट हिट करना चाह रहा है, रशिया का इससे क्या ज्यादा, रशिया को थ्रेट क्या रहेगा, चाइना का इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स क्या रहेंगे, इंडिया क्यों जबरदस्ती के इस पूरे ट्रैप के अंदर फंस रहा है, जो 500% की जो टैरिफ लगा है रशिया चाइना पर, है ना। और इसके अंदर अफ्रीका के अंदर तो ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना, ब्रिक्स कंट्रीज इस तरह के पूरे एंटायर इशू में किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, तमाम तरह की बातें आज के लेक्चर में हमको देखने को मिलेगी, राइट। चलिए, तो ये मैप हम लास्ट में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अब हम शुरू करते हैं क्लास के लेक्चर से, और हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लेमैन, जिसको ज्यादा समझ नहीं है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस में ज्यादा समझ नहीं है, उसको भी बहुत ही आसान तरीके से लेक्चर समझ में आ जाए, ऐसे ही हमको शुरू करेंगे। तो बेसिक से हम बिल्कुल शुरू करते हैं, द फ्यूचर ऑफ मिनरल्स। अगर हम बात करें भविष्य की, राइट, अगर हम बात करें फ्यूचर की, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, व्हाट डू यू थिंक कि भविष्य में, ठीक है, थैंक यू भैया। अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के अंदर अगर हम जैसे हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी स्कीम बनाते हैं, हमारा आज क्या है वो निर्भर करता है कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, हम उसको कैसा बनाना चाहते हैं। हम आज कैसे हैं वो निर्धारित होता है कि हमारा पास्ट कैसा रहा है, हमारा भूतकाल कैसा रहा है, लेकिन हम आज कैसे रहना चाहते हैं यार, क्यों हम खुद को मॉडिफाई करें, क्यों हमको बदलाव करें, वो हम फ्यूचर को देख के आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर देश की पॉलिसी, हर देश की गवर्नेंस, हर देश की स्कीम, या फिर हर देश की पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, सारी बातें पूरी तरह से भविष्य पर निर्धारित है। और भविष्य के अंदर कुछ मिनरल्स हैं, कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह लीजिए, है ना, इसके अंदर आप गोल्ड कह लीजिए, सिल्वर कह लीजिए, बॉक्साइट कह लीजिए, कॉपर कह लीजिए, लिथियम कह लीजिए, ये तमाम तरह की बातें भविष्य पर निर्धारित करती है। बिकॉज देखिए, भविष्य का आप क्या देखते हैं, सोलर, है ना। आज भी अगर आप अपने घर की छत पर जाकर बाकी घरों की छतों को देखेंगे तो आपको कितने सारे सोलर पैनल्स दिखेंगे, और आपने ये भी देखिए कि पिछले एक साल के अंदर सोलर पैनल्स किस तरह से बढ़े हैं। तो सोलर जो हमारा भविष्य ये डिसाइड करता है। ईवी देख लीजिए, ईवी मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब लोग 2 व्हीलर पर तो काफी ज्यादा थे ही, अब लोग 4 व्हीलर पर भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अप्लाई करने लग गए हैं। तो भविष्य पूरी तरह से बैटरी, सोलर वगैरह इस पर निर्धारित होने वाला है। और यही रीजन था, अगर आपने मेरा पिछला एक लेक्चर देखा हो सिल्वर के ऊपर, तो सिल्वर के अंदर भी यही बात मैंने आपको समझाई थी। सो द बेसिक पॉइंट इज दैट कि फ्यूचर के अंदर जो जो चीज हमारी प्लानिंग्स होने वाली है, उसी पर निर्भर करेगा आज की पूरी पॉलिटिक्स किस तरह से जुड़ी हुई है। और पिछले एक महीने में जो जो चीजें तब्दीलियत हुई है पूरे विश्व के अंदर, उन सभी का डायरेक्ट लिंक इससे कैसे होगा। ऑलराइट, अब जब हम बात करते हैं फ्यूचर मिनरल्स की, तो इसमें क्या होता है, चाइना का ज्योग्राफिकली ये भगवान की दी हुई है, कह लीजिए कायनात की दी हुई बहुत बड़ी तकदीर है या बहुत बड़ी किस्मत है चाइना की, कि चाइना के अंदर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसका बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है। चाइना की लगभग मोनोपोली बहुत जबरदस्त है। अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन की, देखिए चाइना प्रोसेसिंग बहुत जबरदस्त करता है। अब जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हमने देखा है वेनेजुएला के अंदर है ना, पेरू के अंदर है, कोलंबिया के अंदर है, बोलिविया के अंदर है, ग्रीनलैंड के अंदर है, राइट। तो अब ये सभी देशों के अंदर है, लेकिन हम चाइना ही हाईलाइट क्यों होता है, बिकॉज चाइना की प्रोसेस
प्रोसेसिंग बहुत जबरदस्त है, चाइना की जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो बहुत जबरदस्त है। अगर मैं आपके सामने कच्चा तेल लाके रख दूं, आप उसे अपनी गाड़ी नहीं चला पाओगे, आपको उस ऑयल को प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रोसेसिंग का जो पूरा मैकेनिज्म होता है उस पर चाइना ने बहुत जबरदस्त काम करा है पिछले 3 से 4 दशक के अंदर, 3 to 4 डिकेड्स। इसलिए चाइना का आज इतना स्ट्रांग होल्ड है कि चाइना आज क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर बहुत जबरदस्त होल्ड मेंटेन करता है। और आई थिंक दुनिया का काफी हद तक 61% का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उस पर जो कंट्रोल है वो चाइना का है। और चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, चाइना जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उतना ही ज्यादा इसकी इकोनॉमी डेवलप करती है, बिकॉज इनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए है, बिकॉज इनके पास प्रोडक्शन करने के लिए है। तो चाइना बहुत ज्यादा इस पर आगे बढ़ चुका है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा, मैक्सिको के अंदर पेरू, बोलीविया, चिले। अब क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स के अंदर अभी ये साउथ अमेरिका बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो जाहिर सी बात है हम क्यूबा इनसे। अच्छा, ट्रम्प साहब ने अभी ये भी डिक्लेयर करा है कि मैं आने वाले वक्त के अंदर क्यूबा पे अटैक भी कर सकता हूं, मैक्सिको पे कर सकता हूं, पेरू पे कर सकता हूं। एंड मुझे काफी फनी लगता है कभी कभी ट्रम्प साहब को देख के, मुझे कहते हैं ना आजकल की जेनजी, उनकी याद आती है कि ट्रम्प साहब बिल्कुल जेनजी की तरह एक्ट कर रहे हैं, एज इफ मतलब उनके जो एक्शंस होते हैं काफी अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है, उनके जो मन में आती है करते हैं, और डिसीजन मेकिंग पर्सन है, राइट। अब वो जो एक्शन ले रहे हैं, अब जैसे अगर हम बात करें इसकी, राइट, मैक्सिको की बात करें, पनामा कनाल की बात करें, तो पनामा कनाल को नाम चेंज करके उसको यूएस कनाल भी करना चाहते हैं। तो इस तरह कई तमाम तरह की चीजें हैं, बट ही इज अ वेरी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन। उनको पता है बिजनेस के लिए कितना ज्यादा प्रॉफिट उनकी कंट्री को मिल सकता है अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी तो। विथ न्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई कंसंट्रेशन रिस्क बिकम रियलिटी। अब जो रिस्क है, अब अमेरिका को, यूएसए को सबसे बड़ा डर ही तो इस बात का है कि यार चाइना को कैसे फेस करना है, बिकॉज चाइना बिल्कुल इनकी नाक के नीचे आके बैठा है। मतलब सदर्न अमेरिका के अंदर चाइना का बहुत स्ट्रांग होल्ड हो चुका है। सारे मिनरल्स, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, एलिमेंट्स हैं, वो सारे चाइना वहां से इंपोर्ट करवाता है, उनको प्रोसेस करके दुनिया में बेचता है। अगर मैं आपके सामने, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि वेनेजुएला एक खेत है ना, वेनेजुएला एक खेत है जहां पे आलू बहुत उगते हैं। अब अगर वेनेजुएला उन आलू को नॉर्मल तरीके से बेचेगा मार्केट में तो क्या भाव मिलेगा, राइट, 10-15 आधा किलो, 10-15 रुपए आधा किलो, या फिर किलो भर मिल जाएगा, ये दाम रहेगा। लेकिन अब चाइना क्या करता है, उसी आलू को अपने इंपोर्ट करता है, खरीदता है, और उस आलू की चिप्स बनाता है, पोटैटो चिप्स, अंकल चिप्स बनाता है, अलग अलग तरह जो भी लेस होती हैं, अलग अलग जो कंपनीज ब्रांडेड से, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूं। अब वो जो आलू की चिप्स बन रही है, अब आप सोचिए एक आलू वो कितने में बिका है, किलो भर आलू जो है वो कितने बिके, 20-25 रुपए के अंदर बिक गया किलो भर आलू। लेकिन उसी आलू के जो बने अंकल चिप्स हैं, वो कम से कम एक पैकेट जिसमें सिर्फ एक आलू की कटी हुई चिप्स होगी, वो बिकेगा कम से कम 20 रुपए का। आप सोचिए प्रॉफिट कितना बढ़ गया है, मार्जिन कितना बढ़ गया है। सो द रियल पोटेंशियल रिलाइज इन द प्रोसेसिंग एंड द प्रोडक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है? वही काम चाइना कर रहा है, राइट। अब देखिए, सिक्योरिंग अमेरिकास क्रिटिकल मिनरल सप्लाई। कैन द वेस्ट ब्रेक चाइनाज ग्रिप ऑन रेयर अर्थ। क्या वेस्ट मतलब यूएस हो गया एंड यूरोपियन यूनियन हो गया, जिसको हम थोड़ा कंबाइन करके हम वेस्ट बोलते हैं। क्या ये चाइना की जो ग्रिप है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, इस पर कर सकता है क्या, कंट्रोल करवा सकता है क्या चाइना से? देखो, अभी हम इस लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, तो यहां पर हम पहले ये समझ रहे हैं कि फ्यूचर किन बातों से निर्धारित हो रहा है, और अब जिन बातों से निर्धारित हो रहा है उसमें चाइना का कितना स्ट्रांग होल्ड है। अब जब हमने चाइना की बात कर ली है, तो चाइना मेन तरह से चैलेंज किसको कर रहा है, अमेरिका को कर रहा है। तो यहां से हम इस रूट को पकड़ रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दैट रूट, आपको रूट समझ में आ रहा होगा, राइट। नाउ अब देखिए, एक और न्यूज है, लैटिन अमेरिका ग्रोइंग रोल इन क्रिटिकल मिनरल्स। लैटिन अमेरिका, राइट, अब ये चाइना के साथ मिला हुआ है। अब आप ये देखिए, चाइना की कंपैरेटिव तरीके से जो क्लोजनेस है वो किन के साथ है, रशिया, ईरान, ठीक है। अब ईरान की किन के साथ है, जो पैलेस्टीनियन कंट्रीज हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? हमास हो गया इसके अंदर, है ना। अब इनके साथ है ईरान की ज्यादा क्लोजनेस, जो किसके अगेंस्ट है, इजराइल के अगेंस्ट है। और इजराइल के क्लोज कौन है, यूएसए के हैं। तो अगेन दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब ये देखिए, क्या मेरी बात क्लियर है, समझ में आया? तो नॉट ओनली इन इकोनॉमिक टर्म्स बट ऑल्सो इन आइडियोलॉजिकल टर्म्स एंड इन जो कहते हैं ना जियोपॉलिटिकल टर्म्स, जो पावर होल्ड है, जो पावर बैलेंस है, इस वजह से चाइना सबसे बड़ा चैलेंज दे रहा है अमेरिका को। ये कैलकुलेशन में आपको बहुत ही रफ तरीके से समझाइए। ऑलराइट, अब देखिए, कैन द यूएस रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइनास फॉर क्रिटिकल मिनरल्स।
बात दुनिया की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका किस तरह से चाइना के जो प्रोडक्शन है उस पर निर्भर है। अब चाइना के स्टील पर अमेरिका बहुत निर्भर है। चाइना के जो प्रोडक्शन है, जैसे अगर आप किसी लेट से एप्पल कंपनी की बात करते हैं, अब तो चलो वो इंडिया के अंदर भी शिफ्ट हो रही है, बट इसका बहुत मेजर चंक ऑफ प्रोडक्शन हैड ऑलरेडी बीन डन इन चाइना। तो वो सारी चीजें अमेरिका काफी हद तक, स्टील्स हो गया, लोहा हो गया, काफी हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है, और ये मेटल्स के ऊपर भी है। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, फ्यूचर जो रहेगा, फ्यूचर इज मेटल बेस्ड इकोनॉमी। फ्यूचर हो सकता है मेटल बेस्ड इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल बेस्ड इकोनॉमी? मेटल बेस्ड इकोनॉमी वो होता है जिसके अंदर आप गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, ये जो मेटल्स है इनकी वैल्यू के आधार पर इकोनॉमी रन करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, राइट। लेकिन अभी की इकोनॉमी किस पर चल रही है? अभी चल रही है फिएट करेंसी, जिसमें सबसे डोमिनेटिंग हाथ किसका है? यूएस डॉलर का है। तो अभी चल रही है डॉलर बेस्ड इकोनॉमी, फिएट करेंसी बेस्ड इकोनॉमी। और फ्यूचर हो सकता है, मे बी, वी नेवर नो, बट देयर आर बहुत ऐसे समीकरण बन रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं कि फ्यूचर कुड बी बेस्ड ऑन मेटल बेस्ड इकोनॉमी। और मेटल का होल्ड अभी किस पर है? चाइना के ऊपर है। डेटा मैंने आपको दिखा दिया, आपको मैंने सारी न्यूज वगैरह दिखा दी। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत जबरदस्त बात बोली थी। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस के राजा हुए थे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के बाद आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही बिकेम द किंग, इवेंचुअली ही बिकेम द किंग। और उन्होंने एक बात बोली थी उनके, ही सेड कि चाइना इज अ स्लीपिंग जायंट, एक बहुत बड़ा जायंट, मतलब एक बहुत बड़ा राक्षस कह लो, कुछ भी कह लो, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिस भी टर्म में आप कहना चाहें, इट्स अ स्लीपिंग जायंट। अगर ये सो रहा है तो ही बेहतर है, इसको जगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये जग गया, अगर इसको पता लग गया इसमें इसकी क्षमता कितनी है, तो फिर दुनिया को एकदम नचा के रख देगा। ये एक बात किसने बोली? नेपोलियन बोनापार्ट ने बोली। द ग्रेट किंग कह लीजिए, एरिस्टोक्रेट कह लीजिए, डिक्टेटर कह लीजिए, डजंट मैटर, राइट। चलिए, तो इस पे एक आर्टिकल भी आया था काफी अच्छा। अब क्या हुआ, जी जिनपिंग जो साहब है, अब इनके साथ मोदूरा साहब की बहुत अच्छी दोस्ती है। अभी क्लोज तो बढ़ेंगे, है ना, इनको अवार्ड भी दिया, मेडल्स वगैरह भी देते हैं जब भी विजिट वगैरह होती है। तो इनकी आपस में दोस्ती बहुत जबरदस्त है। और इसको देखे किसके कान खड़े होते हैं? जाहिर सी बात है अमेरिका के, बिकॉज चाइना बिल्कुल अमेरिका की नाक के नीचे आके बैठ गया और सारे रिसोर्स पर अपना सिंगल हैंडेडली कर रहा है। अब अमेरिका क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था, मैंने आपको, मैंने ऐप पे एक लेक्चर ले रखा है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। उसमें मैंने आपको यही समझाया है कि अमेरिका की हिस्ट्री वेनेजुएला के साथ कुछ अच्छी रही नहीं है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या हुआ था? अमेरिका, जैसे ट्रम्प साहब की बात नहीं है यहाँ पर अगर ओबामा जी की बात करें, अगर हम क्लिंटन साहब की बात करें, या फिर हम बुश साहब की बात करें, है ना, अभी रिसेंटली जो ट्रम्प साहब से पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन की बात करें, ये सभी राष्ट्रपति भले किसी भी, भले डेमोक्रेट हो या फिर रिपब्लिकन हो, ये सभी अगेंस्ट वेनेजुएला रहे हैं। उसके पीछे भी एक कॉर्पोरेट का रीजन है, कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी उसे कहते हैं। उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट्स आपके सामने लेकर आऊंगा, वो अलग टॉपिक है थोड़ा सा। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अमेरिका इज एंटी वेनेजुएला एंटायरली, राइट, पूरी तरह से। इसलिए अब यहां पर चाइना का होल्ड बन गया। अब वेनेजुएला तो और ज्यादा दूर जाता जा रहा है अमेरिका से, है ना, लेकिन चाइना और नजदीकी बना रहा है। चलिए, इस चाइनाज नियर मोनोपोली रेयर अर्थ मिनरल चोक पॉइंट फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी को हाईजैक करने के लिए चाइना बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मैंने आपको तमाम तरह के न्यूज दिखा दी है, डेटा दिखा दिया है, कंटेंट दिखा दिया है। मैंने आपसे बोला था कि डॉलर बेस्ड इकोनॉमी, मेटल बेस्ड इकोनॉमी, तो फ्यूचर कैसा दिख रहा है? मेटल बेस्ड इकोनॉमी दिख रहा है ना। आपने देखा होगा आज जिस तरह की अनसर्टेनिटी है दुनिया में, इजराइल पैलेस्टाइन ले लो, इंडिया पाकिस्तान ले लो, चाइना ताइवान ले लो, यस, एंड देन रशिया अमेरिका ले लो, यूक्रेन रशिया ले लो, यस, वेनेजुएला हो गया, ईरान अमेरिका ले लो। अब दुनिया में जितना ज्यादा इतना इशू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों का जो ट्रस्ट है, दुनिया का जो ट्रस्ट है, वो मॉनेटरी इकोनॉमी ज्यादा रहा नहीं है, स्टॉक्स पर ज्यादा रहा नहीं है, काफी फ्लक्चुएटिव हो गया है। ऊपर से बिटकॉइंस हो गया। अच्छा, बिटकॉइन कैसे कनेक्टेड है पूरे मुद्दे से, वो भी मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के अंदर, राइट। जस्ट बी पेशेंट और अंत तक इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी बेस्ड इकोनॉमी, डॉलर बेस्ड इकोनॉमी। तो जाहिर सी बात है जब फ्यूचर मेटल बेस्ड इकोनॉमी पर जा रहा है, तो अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है डॉलर बेस्ड इकोनॉमी। तो डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। वैल्यू से मतलब ये नहीं कह रहा हूं, वैसे तो डॉलर बढ़ रहा है और हम देखते हैं कि इंडिया और ज्यादा कमजोर हो गया डॉलर के मुताबिक, तो डॉलर वैसे मजबूत हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली मार्केट के जो प्रेडिक्शंस है, मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है, उसको लेकर ऐसा लगता है कि डॉलर से ज्यादा वक्त तक रहेगा नहीं। मे बी शायद 30-40 साल या 20 या 25 साल तक और डॉलर को हम वैल्यू रखेंगे, बिकॉज अब अमेरिका, ब्रिक्स भी अपने लेवल की डिजिटल करेंसी लेकर आने लग गए हैं। ब्रिक्स एक अपनी अलग करेंसी की बात कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डी डॉलराइजेशन, ओके, अभी कौन सा ट्रेंड शुरू हो गया है? डी डॉलराइजेशन।
अब ये ट्रेंड अभी रिसेंटली शुरू हो गया है। इससे क्या होता है कि डॉलर के ऊपर जो ट्रस्ट है, मैं बात कर रहा हूं ट्रस्ट की, वैल्यू तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन जो सेंटिमेंट्स हैं वो हो सकता है फ्यूचर के अंदर डॉलर के और ज्यादा कम हो जाए। तो ये एक और रिस्क है, बिकॉज अमेरिका की जो पूरी संप्रभुता है, अमेरिका की जो पूरी कहते हैं ना दादागिरी है, जो डोमिनेंस है, वो किसके आधार पर है? डॉलर के आधार पर, राइट? बिकॉज वर्ल्ड बैंक के बाद जो अग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे, वी ऑल नो दैट, बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, राइट? अब ये एक और चाइना है, विल चाइना टेयर ओवर मोदूर। अब मोदूरो पे जो अटैक हुआ है उससे चाइना किस तरह से प्रभावित होगा, चाइना को कितना बुरा लगेगा, है ना? अभी देखिए, वॉज द यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला मींस फॉर चाइनाज प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका। तो कुल मिला के मैंने आपको इतना समझा दिया है कि अमेरिका और वेनेजुएला के जो रिलेशन है उस पर सबसे ज्यादा उसमें दरार पड़ने का जो कारण है वो ये है कि वेनेजुएला की चाइना के प्रति नजदीकियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये प्रूव करने के लिए मैंने आपके सामने बतेरे न्यूज आर्टिकल्स दे दिए हैं और सारी रीजनिंग आपको दे दी है, और क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल होएगा, चाइना का उसमें क्या टेक है, और किस तरह की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो सारा डेटा मैंने आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, ये बात आपको समझाई थी मैंने। यूएस अभी क्या चल रही पूरी लड़ाई, डॉलर वर्सेस गोल्ड, राइट? डी डॉलराइजेशन मैंने आपको समझाया था, द ग्लोबल करेंसी रीसेट इज हियर, राइट? अभी क्या है, द प्रॉब्लम क्या है, यूएस डॉलर शेयर इन ग्लोबल रिजर्व्स ड्रॉप्स फ्रॉम 65 टू 58%। यही चीज तो मैं कह रहा था, जो सेंटीमेंट है, राइट, जो सेंटीमेंट्स है मार्केट के, फ्यूचर ओरिएंटेड मार्केट के, वो कम हो रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, द यूएस डॉलर शेयर ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स ड्रॉप्स फ्रॉम 65 टू 58%। ये बहुत बड़ा चंक है, ये बहुत बड़ा चीज होता है, राइट? ऑलराइट, चलिए ओके। अब अभी आपने देखा था हाल ही में सिल्वर मार्केट क्रैश हुआ, ठीक है? अब मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूं, आराम से सुनिएगा। सिल्वर का मार्केट पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ा, जबरदस्त तरीके से बढ़ा, और फिर सडनली सिल्वर में एक ड्रॉप आया, बहुत जबरदस्त ड्रॉप आया। और इसका रीजन क्या है, जितना ज्यादा सिल्वर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा थोड़ा सा डॉलर को खतरा होगा, ठीक है? ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। अब ये जब चीज हो रही थी तो इसको तोड़ा कैसे गया, ये जो ट्रेंड चल रहा था उसको तोड़ा किसने था? मैंने आपको बताया था, मैंने सिल्वर वाले लेक्चर पर भी आपको समझाया था, सीएमई, राइट, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। ये जो कंपनी है, ये किसकी कंपनी है? ये अमेरिका की कंपनी है, और अमेरिका की कंपनी ही बेंचमार्क सेट करती है, फिर पैरामीटर्स सेट करती है कि किस तरह से सिल्वर का मार्केट क्या होगा, मार्जिन मनी क्या होता है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सिल्वर वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने बहुत टेक्निकल तरीके समझाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल मनी और सीएमई उसमें क्या क्या था। अभी यहां पर मैं आपको मोटा मोटी इतना बता देता हूं कि सीएमई ने ही कुछ बेंचमार्क पैरामीटर सेट करे हैं कि आप, अगर आपके पास इतना पैसा ऑलरेडी है तो ही आप सिल्वर के अंदर और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको सिल्वर के शेयर्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है? जिसको मैंने बात करी थी डिजिटल पेपर सिल्वर की, मैंने आपको बात कही थी। अब वो कंपनी किसकी है? अमेरिका की है। अमेरिका ने रातों रात सिल्वर का मार्केट इस तरह से तोड़ा कि लोगों का वापस से ट्रस्ट डॉलर की तरफ आ जाए कि डॉलर तो इज कंपैरेटिवली बेटर स्टेबल देन सिल्वर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता कि मेटल बेस्ड इकोनॉमी के प्रति फ्यूचर जाए। फ्यूचर भी जिंदगी भर हमेशा, जब तक हम जिंदा है तब तक हमेशा जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो डॉलर डोमिनेटेड रहे, वो फिएट करेंसी डोमिनेटेड रहे, डॉलर के प्रति उनकी लॉयल्टी मेंटेन रहे। वो उस चीज को चाइना नहीं, बट जो मेटल बेस्ड इकोनॉमी है वो उसको चैलेंज कर रही है, राइट? तो ये सारी बात हमने देखी पड़ी थी, राइट? तो व्हाट इज इट सेइंग, दे क्रश्ड, दे अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? अमेरिका की बात हो रही है। सीएमई, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, सिल्वर 50% मार्जिन हाइक स्मैशेस प्राइसेस, राइट? चलिए नाउ ये मैं आपसे बात कह रहा था, एक इन्होंने बोला भी था, ठीक है? प्रेसिडेंट ऑफ पनामा रेस्पॉन्स टू ट्रम्प्स थ्रेट। तो ट्रम्प साहब कहते हैं कि हम देखते हैं, है ना? वो कहते हैं कि जो पनामा कनाल है वो हमेशा हमारा ही रहेगा, वो अमेरिका को नहीं जाएगा। तो ट्रम्प साहब कहते हैं चलो देखते हैं हम। अब इन्होंने आगे थ्रेट दे दिया क्यूबा को, ईरान को, मैक्सिको, कोलंबिया को, ग्रीनलैंड को। समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग तो आशीर्वाद देते हैं और ये थ्रेट बांट रहे दुनिया के अंदर, तो बहुत ज्यादा मैंने बोला ना। अब यहां से क्या, ईरान, मैक्सिको, क्यूबा, डेनमार्क, कोलंबिया और हमारा प्यारा भारत जबरदस्ती इस लपेटे में आ रहा है, ठीक है? इंडिया भी जबरदस्ती इस लपेटे में आ गया है। जबकि वो देयर इज अ मीम ना फ्रॉम द मूवी वेलकम कि मुझे क्यों तोड़ा, मतलब मेरा कोई ज्यादा लेना देना नहीं। मैं, इंडिया कह रहा है ऐसा अमेरिका को कि मैं हमेशा से आपके साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन रखना चाहता हूं, सारा कुछ है, बट स्टिल आप अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए आप हमें टारगेट कर रहे हैं। एनीवेज हम डिस्कस करेंगे आगे की तरफ। तो ये रहेगा फ्यूचर ओरिएंटेशन। अब इसमें इतने सारे जो स्टेक होल्डर्स है, इस पूरे इश्यू के अंदर इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे सैंक्शंस की, ठीक है? तो ये हो गया पहला जो डायमेंशन था, वो किसके ऊपर किया था मैंने, कि किस तरह से अमेरिका की जो
इनसिक्योरिटी है मेटल को लेके, क्रिटिकल रिसोर्सेज को लेके, उसको कैसे टारगेट किया जा रहा है, रीजन क्या रहा है वो आपको समझा दी मैंने, चाइना का रोल क्या रहेगा, वेनेजुएला पे क्यों टारगेट वगैरह क्या है, वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। अब हम सेकंड सेगमेंट पे आते हैं। नाउ अब अमेरिका ने रिसेंटली क्या करा है, रशियन सैंक्शंस एक्ट, ठीक है, रशियन सैंक्शंस एक्ट के एक एक्ट बनाया था जिसको इन्होंने उसमें ये प्रपोज किया है कि 500% टैरिफ, 500% जो टैक्स है वो किन पर लगेगा, जो लोग रशिया से इन्वॉल्व होंगे, जो लोग रशिया के साथ ट्रेड करेंगे, किसका, ऑयल का, एंड इसमें एक यूरेनियम का एंगल भी है, यूरेनियम, यूरेनियम, ओके। ऑयल की बात तो हो ही रही है, लेकिन यूरेनियम का क्लॉज भी इसमें डाल दिया है कि जो भी देश रशिया से ऑयल या फिर यूरेनियम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इन जनरल जो करेंगे उन पर 500% का टैरिफ मैं लगाऊंगा। कौन, अमेरिका लगाएगा। अब दुनिया को पता है, हर बच्चे को पता है कि रशिया का सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन है, इंडिया, इंडिया से थोड़ा ज्यादा चाइना, ठीक है, एंड जो ब्रिक्स कंट्री है साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, अब ब्राजील, ठीक है, ये कंट्रीज बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है। तो मेजरली इंडिया, चाइना एंड ब्राजील इसमें ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं इस टैरिफ के। तो 500% का जो चांटा है वो इन तीनों देशों को पड़ेगा, किसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंक्शन। हर देश किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन उस सैंक्शन का जो मतलब है, उसका जो अर्थ है वो तभी रहता है जब एक मजबूत देश एक कमजोर देश पे सैंक्शन लगाता है। क्या आप अपने पापा पे सैंक्शन लगा सकते हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स पे सैंक्शन लगा सकते हैं कि पापा कल से मैं आपको पैसे देना बंद कर दूंगा? लगा सकते हैं, बिल्कुल, आप जो अर्न करते दे सकते हैं। अगर आप अर्निंग नहीं है तो भी आप सैंक्शन लगा सकते हैं। बट टेल मी वन थिंग, क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा? बट अगर आपके फादर आपको कह दे कि बेटा कल से आपको रोटी सब्जी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, कल से खाना हम नहीं देंगे आपको, पैसे हम आपको नहीं देंगे, अब यही सेंटेंस अगर आप बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वही सेंटेंस अगर आपके पेरेंट्स बोलेंगे तो आपकी दुनिया पलट जाएगी, राइट? सो द पॉइंट इज, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है, जो मजबूत स्थिति में होता है, वही सैंक्शन लगा पाता है। यहां पर अमेरिका कंपैरेटिवली मजबूत है, जाहिर सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के मामले में रशिया से, तो रशिया पर उन्होंने सैंक्शन लगाया है और इनडायरेक्टली इंडिया, चाइना, ब्राजील को भी इसमें लपेट लिया है। यूरेनियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। अब मैंने आपको क्या बोला, यूरेनियम का कॉन्टेक्स्ट भी इसमें डाला है। तो ये कहने के लिए तो ये है कि हम रशिया की इकोनॉमी तोड़ना चाहते हैं। अब इसमें एक एंगल क्या है, समझिएगा इसको, ठीक है? देखिए, इसमें एक एंगल तो ये कह रहा है, जैसे अमेरिका किससे ज्यादा कनेक्टेड है? यस, यूक्रेन। यूक्रेन की सीधी दुश्मनी किससे है? रशिया से। अब अमेरिका ये कह रहा है कि हम रशिया को हिट इसलिए करना चाहते हैं, हम रशिया को नुकसान इसलिए पहुंचाना चाहते हैं ताकि यूक्रेन का थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है, यूक्रेन का थोड़ा भला हो जाए। रशिया को हिट करने के लिए चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, ये तीनों ऑटोमेटिकली इस 500% टैरिफ के लपेटे में आ गए। तो अमेरिका तो यही कह रहा है कि हम रशिया की इकोनॉमी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर इन्होंने उसका यूरेनियम का जो क्लॉज डाला है वो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर ईरान, अब ईरान पर तो ऑलरेडी पूरी तरह से सैंक्शन लगा रखा है अमेरिका ने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लगा रखा है। अब आप मुझे बेसिक सी बात ये बताइए कि या इसके बाद भी रशिया इनसे ट्रेड करना बंद कर देगा? ट्रेड तो होता रहेगा, धांधलेबाजी कह लो, स्मगलिंग कह लो, अंडरग्राउंड लेवल पे जो ट्रेडिंग है वो तो चलती रहेगी, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। उसको अमेरिका कहां कितना लुक आफ्टर करता रहेगा, वो नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन अगर एक बार कानून में लेकर आ गया, हालांकि अभी तक ये बिल पास हुआ नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज इसके अंदर रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स इन दोनों ने मिलकर इसकी पैरवी करी इस बिल की। किसकी? रशियन सैंक्शंस एक्ट की, ठीक है, रशियन सैंक्शंस एक्ट की पैरवी रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स दोनों ने मिलकर करी है। तो इंटेंशन पूरा इनका ये है, बात इंटेंशन की हो रही। पीपल, द वर्ल्ड विल ऑलवेज जज यू बाय योर इंटेंशंस। आप सच बोल रहे, झूठ बोल रहे, डजंट मैटर, द वर्ल्ड विल ऑलवेज जज यू बाय योर इंटेंशंस, कि आपकी नियत कैसी थी। चलिए, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्या है? सैंक्शनिंग रशियाज एक्ट। मैं आपको उल्टा बता रहा था, इट इज एक्चुअली सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, ठीक है, आरएसए नहीं है, एसआरए है, ओके। एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस कांग्रेस इन अगस्त। 500% ड्यूटीज की बात यहां पर की गई है। अभी ऑयल की बात करें, बट क्लॉज के अंदर यूरेनियम भी है, ओके ओके। यस, तो इसे मेजरली इंडिया, चाइना, ब्राजील, पुतिन साहब सभी इसमें अंदर कवर हो रहे हैं। नाउ
अब ये जो गेम है टोटल, ये एक्चुअल में गेम यूरेनियम का है। यस, एक्चुअली गेम यूरेनियम का है। अब क्यों? बिकॉज यूरेनियम, सबसे पहली बात तो यह है कि इट्स अ क्रिटिकल मिनरल। यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत जबरदस्त तरीके से काम आता है। तो यूरेनियम के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है। आप जितने भी एयरक्राफ्ट्स बनाते हो, राइट्स, जेट्स बनाते हो, जेट प्लेन्स बनाते हो, डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स बनाते हो, डिफेंस, ठीक है, आपकी जो मिलिट्री है, और मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि अमेरिका की डिपेंडेंस भी चाइना के ऊपर किस आधार पर है? क्योंकि चाइना के अंदर और रशिया के अंदर भी काफी यूरेनियम है। अब यूरेनियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आपको एक बात बताऊं मैं, यूरेनियम के अंदर एक कंपनी है रोसएटम। ओके, मैं यहां से दोबारा लिख देता हूं, रोसएटम। अब रशिया के अंदर एक कंपनी है रोसएटम, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो यूरेनियम एनरिचमेंट करती है। क्या करती है? यूरेनियम एनरिचमेंट। रोसएटम जो कि रशिया की कंपनी है, दुनिया का सबसे ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट करती है। अब आपको ये बात सोच के थोड़ी सी हंसी आएगी कि रोसएटम अपने लेवल पर एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। क्या? देयर इज वन, देखिए यहां पे देखिए, एक फैक्ट दिखाता हूं आपको मैं। रशिया 24% यूरेनियम एनरिचमेंट का 24% सिर्फ रशिया के पास है। इट्स अ ह्यूमंगस अमाउंट। ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है, 24% पूरी दुनिया का। इट्स अ बहुत बड़ी बात है ये, राइट? व्हाट चाइना सक्सेस इज ब्रीडिंग यूरेनियम, ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग चाइना करता है ना। देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ी खनन कहां पर है? रशिया के अंदर है। प्रोसेसिंग कौन करता है? चाइना करता है। और रशिया और चाइना दोनों आपस में एटलीस्ट दुनिया के सामने भाई भाई की तरह रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। अब ये चीज प्रोसेस कर देता है, रिसोर्स इनके पास है कितने? 24%। अमेरिका की निर्भरता रशिया के ऊपर इतनी ज्यादा है। अमेरिका की जो निर्भरता है दैट इज अप टू 24%। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका का जो पूरा डिफेंस सेक्टर है वो इस पर निर्भर है। हालांकि अमेरिका ने बोला है कि हम 2028 तक इसके अंदर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये अमेरिका की पॉलिसी है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि 2028 तक हम रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। ये इनकी पॉलिसी है। तो 28 को अगर हम मान के चलो एक्सटेंड भी कर लेते तो 2030 तक तो मान ही लीजिए कि 4-5 साल तो अभी और जरूरत पड़ेगी इनको रशियन यूरेनियम की। चलिए, लेकिन ये दुनिया के साथ अभी इनको काटना जरूरी है, ऐसी इनकी पॉलिसी है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है? हाई एसए लो एनरिचमेंट यूरेनियम, HALEU। इसको हेल्यू भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, HALEU। तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि रशिया की कंपनी है रोसएटम। रोसएटम अपने यूरेनियम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। 24% बताया मैंने आपको सारी बातें, अमेरिका को करती है। अमेरिका उससे क्या लेता है? हेल्यू लेता है, ठीक है। ये यूरेनियम से ही निकलता है, ये यूरेनियम से ही निकलता है। अब आप यहां पे बहुत ध्यान समझना, कितनी फनी बात है। रोसएटम यूरेनियम एनरिच करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, उसके अंदर जो हेल्यू होता है वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। उसके बदले में अमेरिका पैसा देता है रोसएटम को, है ना। रोसएटम को पैसा देगा अमेरिका, बिकॉज आप हेल्यू खरीद रहे हो रोसएटम से। रोसएटम क्योंकि रशियन कंपनी है, तो वो जो पैसा रोसएटम ने लिया है अमेरिका से वो देता है रशिया को, और रशिया वही पैसा यूज करता है अगेंस्ट यूक्रेन, जिसका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? कौन है? अमेरिका है। आयु को समझ में आया किस तरह से सारे मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं? अभी देखिए यहां, अगर आपको बेसिक सी बात समझाऊं यहां पर मैं, देखिए रोसएटम रशियन कंपनी, ओके। यूक्रेन के साथ इनकी नहीं बनती, यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है, ठीक है। लेकिन यूक्रेन का अच्छा दोस्त कौन है? अमेरिका है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब रोसएटम प्रोड्यूस करता है यूरेनियम, राइट, जो कि रशिया से आ रहा है, राइट, और ये इनको देते हैं हेल्यू, अमेरिका को। तो आप देखिए इसके बदले इनको पैसा जाता है, डॉलर गया, ये डॉलर रोसएटम को मिला, और यही डॉलर इनको मिला रशिया को, और यही डॉलर जो फंडिंग है ये अगेंस्ट यूक्रेन यूज होता है। और रशिया इनको भी दे रहा है पैसा, अमेरिका इनको भी पैसा दे रहा है। ये पूरी
इशू चल रहा है। अब आप सोचिए कितना ज्यादा फनी सिचुएशन है, कितनी फनी रियलिटी है कि हम सारे लोग लड़ रहे हैं कि हम यूक्रेन की तरफ है, हम अमेरिका की तरफ है और लड़ रहे हैं, मतलब आपस के अंदर भिड़ रहे हैं पूरी तरह से सीरियस होकर। मीडिया को देखिए, मीडिया तो अलग ही लेवल पर चल रहा है पूरा, राइट। अब ये रियलिटी है। अब क्या अमेरिका को नहीं पता कि रोसैटम कौन सी कंपनी है, राइट? क्या अमेरिका को नहीं पता कि रशिया का इसमें रोल क्या है, और क्या यूक्रेन को नहीं पता? लेकिन आप क्या करेंगे? अब ये पूरा गेम किसका है? नाटो की वजह से चल रहा है। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? रशिया बोल रहा है कि आप नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, आप नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये कह रहा है मैं करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो करूंगा भाई। अब नेटो को ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये करने की वजह से अब नेटो के अपने आप में स्टेबल है। यूक्रेन ने जिस बात से लेकर रशिया से पंगा लिया कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे, क्या नेटो अपने आप में स्टेबल है? क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका तो डेनमार्क को भी टारगेट करने लग गया। अमेरिका डेनमार्क को टारगेट करने लग गया। क्यों? बिकॉज डेनमार्क के पास क्या है? ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड में क्या है? क्रिटिकल रिसोर्सेज है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो जब यूक्रेन रशिया से पंगा ले रहा है नेटो में आने के लिए, क्या नेटो अपने आप में स्टेबल है? नहीं। प्रूफ, क्योंकि नेटो के अंदर जो यूएसए और डेनमार्क के दोनों नेटो का हिस्सा है, और यूएसए अपने खुद के स्वार्थ के लिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए, अपने खुद की सिक्योरिटी के लिए, जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके लिए ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहा है। और ग्रीनलैंड किसके हक में है? डेनमार्क के हक में है। तो डेनमार्क ने तो कह दिया अमेरिका को साफ कि भैया हम पहले गोली चलेंगे, बाद में सवाल करेंगे। क्या नेटो अपने आप में स्टेबल है? यही नहीं, अब इसके अंदर, नेटो के अंदर टर्की भी है। टर्की, यस, टर्की कहते हैं ना बहुत ही शैतान बच्चा है नेटो का। आए दिन धमकी देता है तो मैं नेटो से निकल जाऊंगा, बिकॉज टर्की के ताल्लुका थोड़ा इस्लामिक लेवल पर हो गया, आइडियोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा सा वो इस तरफ आ जाता है, राइट? इस्लामिक की तरफ। वो इस्लाम में क्या क्या आ जाता है फिर? ईरान, इराक, ठीक है, ये सारी जो आइडियोलॉजीज हैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अगेंस्ट अमेरिका से कभी कभी आंख से आंख मिला लेता है टर्की। तो क्या नेटो अपने आप में स्टेबल है? तो जिस बात पर इतना बड़ा पंगा लिया है यूक्रेन ने, क्या वो बात सच में इतना, वो प्लेटफॉर्म, वो तलहटी इतनी मजबूत थी? नहीं, राइट? चलिए वो जजमेंट अब मैं आप पे छोड़ता हूं। ये पूरा डायनामिक्स अभी चल रहा है। यहाँ पे देखिए आप, रोसेटम, ये पूरा आर्टिकल की बात कर रहा है, रशियन इन्वेजन एंड यूक्रेन, किस तरह से सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। नाउ अब हाउ ट्रम्प्स वेनेजुएला गैम्बिट, अब ये दो केस मैंने आपको समझा दिए, राइट? मैंने आपको कौन कौन समझा दिए? पहला मैंने आपको समझा दिया कि अमेरिका चाइना के साथ क्या डायनामिक्स है, ठीक है। अमेरिका के रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके क्या डायनामिक्स है, चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स को किस तरह से प्रोसेस करता है, वेनेजुएला, राइट, पे अटैक क्यों करा, और चाइना को इस तरह से क्या हम, क्योंकि चाइना और वेनेजुएला आपस में दोस्त है, इनको हार्म कैसे होगा, इनको हार्म कैसे होगा, ये चीज हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। उसके बाद हमने रशिया को जिस तरह से इंपैक्ट करना चाह रहा है, सैंक्शनिंग रशियाज एक्ट 2025 के तहत, अब इससे इंडिया, चाइना, ब्राजील डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हैं। ये डायनामिक्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इसके अंदर जो यूक्रेन का जो थोड़ा सा एंगल था वो हमने देखा है इसके अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? आपको समझ में आ गया? तो रशिया, यूक्रेन, यूएसए, ये सारी एंगल हमने देखा है सो फार। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। एक सेकेंड, अगला सेगमेंट है हाउ ट्रम्प्स वेनेजुएला गैम्बिट इज सीन टू बूस्ट बिटकॉइन प्राइसेस। अब आपने न्यूज में ये भी देखा होगा कि जब से ट्रम्प साहब ने अटैक करा है वेनेजुएला के ऊपर, कुछ लोग तो कह रहे हैं बिटकॉइन गिर जाएंगे, कुछ कह रहे हैं बिटकॉइन इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये जो पूरा डायनामिक्स चल रहा है, इसकी रियलिटी क्या है? देखिए, बिटकॉइन इज अ गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसने बोला है? ट्रम्प साहब ने बोला है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? व्हेन बिटकॉइन फर्स्ट लॉन्च इन 2009 में जब पहली बार बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तब दुनिया ने कहा था कि ये तो बहुत ही फ्रिंज कॉन्सेप्ट है, इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा इसका लेना देना है नहीं, ये अभी इट्स जस्ट अ ट्रेंड जो कि फेड अवे हो जाएगा समय के साथ। बट द एसेट हैज स्काई रॉकेटेड द वैल्यू, और उस समय डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने क्या कहा था? दैट दिस करेंसी इज अ डिजिटल गोल्ड, दिस करेंसी इज अ डिजिटल गोल्ड। ये कौन कह रहे हैं? ट्रम्प साहब कह रहे हैं। मतलब ट्रम्प साहब का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है किसके ऊपर? बिटकॉइंस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तभी तो डिजिटल गोल्ड कह रहे हैं। नाउ द रिपोर्ट्स एलिज दैट वेनेजुएला हैज बॉट इनटू द डिजिटल गोल्ड होल्डिंग अ शैडो रिजर्व नियरली डबल दैट ऑफ द यूएसए। नाउ अगेन दिस इज वेरी फनी सिचुएशन ओवर हियर। बेसिकली यहाँ पे मोदुरो साहब ने ट्रम्प साहब को बेवकूफ बना दिया है।
मोदुरो साहब ने अकेले अमेरिका को बेवकूफ बना दिया, सारी कॉर्पोरेट जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको बेवकूफ बना दिया है। ठीक है, हाँ आज वो गिरफ्त में सारा कुछ है, लेकिन उनको उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान दुनिया सोच रही है, मीडिया सोच रही है, या फिर जो अमेरिकन सोच रहे हैं। उन्होंने क्या करा है, अब मुझे छोटी सी बात बताइए, क्या कोई भी देश इतना स्टूपिड तो नहीं होगा कि उनको ये नहीं दिख रहा कि आने वाला थ्रेट कितना है? क्या वेनेजुएला सच में इतना स्टूपिड था, या फिर लेट्स से मोदुरो साहब इतने स्टूपिड रहे होंगे कि उनको पता ही नहीं था कि अमेरिका कभी हम पर कैप्चर कर सकता है? क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अमेरिकन के रिलेशन कभी भी वेनेजुएला के साथ अच्छे नहीं थे। तो वेनेजुएला को पता था कि देखो हमारी आर्मी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, हम ज्यादा डिफेंड कर नहीं पाएंगे, अगर आज अमेरिकन घुस भी गए तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बस हम हाय तौबा मचा सकते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर अमेरिकन हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा देंगे, हमारे सारे ऑयल रिजर्व्स को कैप्चर कर लेंगे एंड द वर्ल्ड वुड बी ज्यादा सेटिंग, वो बस बैठे बैठे देखते रहेंगे आराम से। अब ये बात मोदुरो साहब को समझ में आती है, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने सारे ऑयल रिजर्व्स, उन्होंने अपने सारे गोल्ड रिजर्व्स जितने भी संभव हो सके, जितने भी पॉसिबल हो सके उन्होंने सारे बेचने शुरू कर दिए। बिकॉज उनको पता था कि जो फ्यूचर है, डिजिटल जो गोल्ड है, दैट इज बिटकॉइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या करा, अब वेनेजुएला में दो तरह के रिसोर्स बहुत जबरदस्त हैं, ऑयल एंड गोल्ड। पहला तो गोल्ड हो गया, दूसरा ऑयल हो गया। तो गोल्ड रिजर्व में जो उनकी जो ओमिराको, आई थिंक यस मैंने यहाँ पे डायग्राम डाला है, यस ये जो यहाँ पर देखो, अब ये जो देखो ओरिनोको, अब यहाँ पे ओरिनोको जो माइनिंग एक कंपनी है, ओरिनोको माइनिंग आर्क, इट्स अ कंपनी ओवर है, ओरिनोको माइनिंग आर्क। ये कंपनी क्या करती है, गोल्ड के खदानों को गोल्ड एक्सट्रैक्ट करती है वेनेजुएला में से, और वो सारा गोल्ड वेनेजुएला साहब ने आई एम रियली सॉरी, मोदुरो साहब ने खरीद कर बेचना शुरू कर दिया, और बदले में क्या ले लिया, बिटकॉइन ले लिया। तो जो वैल्यू उस वक्त 2 बिलियन की थी, $2 बिलियन की थी, वो वैल्यू आज हो गई है $40 बिलियन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे हैं? तो मोदुरो साहब को पता ही था ना कि फ्यूचर के अंदर कभी भी अमेरिका, ट्रम्प साहब की बात नहीं थी, लेकिन फ्यूचर में कभी भी आज से 10, 15, 20, 25 साल बाद भी अमेरिका टारगेट कर सकता है, हिट कर सकता है, और हमारे रिजर्व्स को हाईजैक कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, और पूरी तरह से ओन कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्यों ना हम ऑयल और गोल्ड को बेच के, इन रिजर्व्स को बेचकर हम इस बिटकॉइंस में उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, बिटकॉइंस में हम खरीद लेते हैं। बिकॉज बिटकॉइन की सबसे बड़ी बात यह है कि बिटकॉइंस इज द प्राइम एपिटोम ऑफ सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी। बिटकॉइन आपसे तब तक कोई चोरी कर ही नहीं सकता, बिकॉज उसके अंदर आप ही की कीज लगेगी। अभी पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये साइंस एंड टेक का मेजरली पोर्शन है। तो वो बिटकॉइन कैसे क्या काम करता है वो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट्स एंटायरली साइंस एंड टेक पोर्शन। वो मैं आपको लेटर ऑन कभी एक इस पर डेडिकेटेड लेक्चर आऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि बिटकॉइन इज द डिजिटल करेंसी जिसकी जो ऑथरशिप है, जिसकी दो ओनरशिप है, नॉट ऑथरशिप, इसकी जो अथॉरिटी है, इसकी जो ओनरशिप है, वो बहुत ज्यादा सीक्रेट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, और बहुत ज्यादा सिक्योर है, सुपर सिक्योर है। इट्स द प्राइम एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी देश अगर आपको कैप्चर कर ले, आपके बिटकॉइंस कैप्चर कर ले, लेकिन वो आपके कॉइन्स को यूज नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मान लीजिए मेरा जो नॉलेज है, अब कोई इंसान मेरे कान पर बंदूक रख के ये नहीं कह सकता कि मुझे सारा नॉलेज सिखा दो। वो मुझे हाईजैक कर सकते हैं, वो मुझे किडनैप कर सकते हैं, लेकिन मेरे नॉलेज को किडनैप नहीं कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा सिक्योर और इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड होता है किसी भी कंट्री के साथ या किसी भी इकोनॉमी के साथ। क्या मेरी बात क्लियर है? इतना सिक्योर्ड है ये। तो अमेरिका ने वेनेजुएला को चलो कैप्चर कर लिया है, लेकिन वेनेजुएला की जो डिजिटल गोल्ड है, जो बिटकॉइंस में जो रिजर्व्स हैं, उनको अमेरिका कैप्चर नहीं कर सकता है, उनको यूज नहीं कर सकता है। और वो रिजर्व कितना है? अमेरिका से जस्ट डबल। यही तो बात लिखी थी यहां पर, देखिए राइट। यहां पे क्या लिखा है? रिपोर्ट्स एलिज दैट द वेनेजुएला हैज बॉट इनटू दैट डिजिटल गोल्ड होल्डिंग अ शैडो रिजर्व नियरली डबल दैट ऑफ द यूएसए। अमेरिका से जस्ट डबल इनके रिजर्व्स हैं, राइट। बिटकॉइंस ऑर्थर है इनका, उन्होंने बोला है कि कैप्चर विल फ्यूल प्राइसेस रैली। अभी बिटकॉइन की प्राइसेस बढ़ गई क्योंकि दुनिया को दिख गया है ना, ईरान को दिख गया है, रशिया को दिख गया है, और रशिया और ईरान तो पहले भी ये करते थे। और इनफैक्ट जो मोदुरो साहब थे, उन्होंने रशिया और ईरान से ही ये सीख ली है कि यार क्यों ना मैं अपने जो हार्ड एसेट हैं, हार्ड एसेट मतलब ऑयल, गोल्ड, एकदम फिजिकल एसेट, इनको मैं बिटकॉइंस में कन्वर्ट करवा लेता हूं। यस, चलिए, ऑल राइट। अब देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन व्यूज। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने बिटकॉइन को बोला है डिजिटल फोर्ट। ये बहुत फोर्ट है, ये अपने आप में किला बंद है, ये किला है, आप इसको भेद नहीं सकते, आप इसको तोड़ ही नहीं सकते, इतना ज्यादा सिक्योर इसको माना गया है। ट्रम्प इज प्राइम्ड टू कैश ऑन द क्रिप्टो गोल्ड रश ही इज हेल्पिंग क्रिएट।
इनका क्रिप्टो गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, इस तरह की न्यूज है। ट्रम्प्स गोल्ड फॉर्ट बिटकॉइन शॉक प्लान टारगेट 38 ट्रिलियन का इनका टारगेट कुछ रहा था। तो ये सारी बातें क्या होता है। ट्रम्प अनाउंसेस यूएस क्रिप्टो रिजर्व्स, व्हाट इज इट एंड व्हाई इट मैटर्स। ट्रम्प साहब ने अनाउंस करा है कि यूएस का अलग से क्रिप्टो, जो यूएस फेडरल, जो उनका जो बैंक है, यूएस फेडरल बैंक जो है अमेरिका का, ये अपने आप में क्रिप्टो का अलग से एक रिजर्व रखेगा, एक अलग से एक डिपार्टमेंट रखेगा जो सिर्फ क्रिप्टो रिजर्व्स की ही बात करेगा, क्रिप्टो रिजर्व्स को ही मॉनिटर करेगा, उसी को ट्रैक करेगा, राइट। सो द पॉइंट इज American industry, American economy, Trump administration is much more focused and they know बिटकॉइंस कितना ज्यादा मैटर करता है, कितना रेलेवेंट और कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। और ये बात मोदुरो साहब को पता थी, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। आप उनको आप कैप्चर कर लीजिए, लेकिन जो बिटकॉइन की जो डिजिटल करेंसी है उसका कैप्चर नहीं कर सकते। ऑलराइट, चलिए अब यहां पे सी वेनेजुएलास रूमर्ड $60 बिलियन। ओ माय गॉड, दिस इज अ ह्यूमंगस अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप इसको अगर इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने गए तो तकरीबन 5,40,000 करोड़। यस, ये इसके इंडियन रुपीस के इंडियन करेंसी के हिसाब से इसकी वैल्यू है। कितनी वैल्यूएशन है, शायद डॉलर आपको इतना ज्यादा रिलेट ना कर पाए, लेकिन 60 बिलियन जो डॉलर है वो आज की वैल्यू कितनी है, 5,40,000 करोड़। 5,40,000 करोड़ की वैल्यू का जो बिटकॉइन करेंसी है वो पहले से ही मोदुरो साहब ने इस पे कर रखा है। तो ही इज हैविंग अ वेरी लास्ट लाफ व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल गोल्ड। ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने कैसे यूज करा है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फाइनेंशियल कैमोफ्लॉज। फाइनेंशियल कैमोफ्लॉज इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द मेथड्स यूज्ड टू हाइड द ट्रू नेचर। आप अपने सच्चा, कैमोफ्लॉज क्या होता है, आपने देखा है इंडियन आर्मी किस तरह के कपड़े पहनते हैं, यूएस आर्मी जो भी है, देखो किसी भी देश की जो मिलिट्री आर्मी है वो किस तरह कपड़े पहनते हैं, सो दैट उनको पेड़ों में छुपने के लिए आसानी हो। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि जो पेड़ में छुपा है वो सच में एक मिलिट्री पर्सन है। आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि पानी में कौन है, पहाड़ पे कौन है। कैमोफ्लॉज हो जाता है, आप उसमें भटक जाते हैं, राइट। वो भटकाने के लिए, वो डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन हमको न मिले, इसलिए रेफर्स टू द मेथड यूज्ड टू हाइड द ट्रू नेचर, सोर्स एंड वैल्यू ऑफ मनी एसेट। आपने अपने मनी एसेट को छुपा के रखा, दुनिया को बताया ही नहीं, अमेरिका को इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग, और उसको आप यूज करते हो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब कई बार ये लोग करते हैं व्हाइट मनी को, सॉरी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए कई बार इसको यूज करते हैं, तो उसे भी फाइनेंशियल कैमोफ्लॉज करते हैं। कई कंपनीज भी करती है। हर्षद मेहता साहब का जो केस था उसके अंदर भी फाइनेंशियल कैमोफ्लॉज वाला कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन भी होता है ना। अभी जैसे आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उन पर जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, वो चार्जेस सबको पता है कि कितने ज्यादा सही एविडेंट है, लेकिन वो उसकी जो नस है वो पकड़ में नहीं आ रही पाए, बिकॉज ही प्लेड द एंटायर गेम ऑफ फाइनेंशियल कैमोफ्लॉज। दिखाया कुछ और, खर्च कुछ और करा। खर्च इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से खर्च करा कि किसी को पता ही नहीं चला कि पैसा एक्चुअल में गया कहां या पैसा एक्चुअल में है कहां। तो वो जो पूरा ये जो सिनेरियो होता है, जब आप अपने पैसे की जो रियल इंटेंशन है, रियल वैल्यू हो, दुनिया को कुछ और बताते हो, होती कुछ और है, उसका यूज किसी और में करते हो और उसका असली में यूज होता कुछ और है, तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल कैमोफ्लॉज। और यही टेक्निक, यही जो तरीका है पूरी तरीके से मोदुरो साहब ने यूज करा है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका को लगभग कह सकते हैं बेवकूफ बना दिया है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ओके, ये बात आपको मैंने समझा दी है। अब देखो ये समीकरण क्यों बने थे, बिकॉज देखो अमेरिका लगातार वेनेजुएला पे सैंक्शन तो लगाता ही रहता था। आपको पता है, मैंने बोला ना आपको कि ओबामा जी हो गए, बाइडेन साहब हो गए, बुश साहब हो गए, क्लिंटन साहब हो गए, ये सभी, एंड प्लस ट्रम्प साहब, ये सभी मिलकर वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाते रहते थे। अब जब सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं तो इंसान क्या करेगा, वो बिटकॉइन में कर देगा, कन्वर्ट कर दिया बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन क्यों, क्योंकि ये सभी लोग जानते थे कि बिटकॉइन अपने आप में बहुत पावरफुल डिजिटल गोल्ड कंसिडर हो सकता है। तो उन्होंने इन्हीं की राय ली, इन्हीं की नसीहत ली और बिटकॉइन में तब्दील करा दिया। सैंक्शंस होते गए और उन्होंने अपनी इकोनॉमी बनाते गए, और $40 बिलियन का जो इनके पास रिजर्व्स है वो बहुत जबरदस्त इन्होंने क्रिएट कर लिया है, जो कि अमेरिका से जस्ट डबल है। ओके, ऑलराइट। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने क्यों करा था, बिकॉज इसमें कॉन्टेक्स्ट, एक तो सिटको इनकी कंपनी है, वेनेजुएला में एक सिटको कंपनी है जिसके अंदर यूएसडीटी के अंदर उन्होंने
सारे जो रिजर्व थे, जो बिटकॉइंस थे, उसको बेच दिया था। तो यूएसडीटी एक कंपनी है, उसको भी बेच दिया, उसको बेचकर भी बिटकॉइन ले दिया। इसमें किसका इन्वेस्टमेंट था? इसमें अमेरिका का इन्वेस्टमेंट था। तभी तो अमेरिका कभी कभी कहता है कि हमारे साथ चीटिंग कर ली है, हमारे साथ एक गेम खेल लिया है कि हमारी कंपनी को यूज करा ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, और उस कंपनी को यूज करने के बाद आपने उस कंपनी की वैल्यू गिर गई, सारा कुछ हो गया, हाईजेक हो गया, अमेरिका उसको कंट्रोल करता था, और आपने उस कंपनी को भी जो उससे रिजर्व आया, जो रिजर्व निकले, उसको भी आपने बिटकॉइन में ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं ना कि शेर को खून का चस्का लग गया, ऐसा कुछ देर कोई कहावत है ना कि खून जबान पे लग गया, ऐसा कुछ है। तो ऐसा ही कुछ हुआ मोदुरो साहब के साथ, ये वेनेजुएला। तो उन्होंने बोला जब हम बिटकॉइन में इतने ट्रांजैक्शन कर ही रहे हैं तो क्यों ना खुद का बिटकॉइन क्रिएट कर लें, खुद का बिटकॉइन बना दे। अब देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, क्रिप्टो करेंसी, ये अपने आप में एक बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, और इसके ऊपर मैं पूरा डेडिकेटेड लेक्चर लेकर आऊंगा इन फ्यूचर। लेकिन अभी के लिए बस, क्योंकि चीजें आपके लिए आसान रहे समझने में, हम जो मेन टॉपिक है उससे ना भटके, इसलिए बस आप इतना समझ लीजिए कि जो बिटकॉइन करेंसी होती है, ये क्या करते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग से बनता है। किससे बनता है? बिटकॉइन माइनिंग से। व्हाट इज बिटकॉइन माइनिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड देम ऑन द पब्लिक डिजिटल लेजर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बनाने के लिए एक बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, दीज आर द कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स हैं, लुक एट द, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स यूज होते हैं बिटकॉइन माइनिंग के लिए। जब आप बिटकॉइन माइनिंग बनाते हो, उनके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उनको ट्रैक करते हो, मॉनिटर करते हो, तो उसमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगते हैं। अब ये कंप्यूटर हवा से तो चलेंगे नहीं, ये कंप्यूटर चलते हैं बिटकॉइन जो माइनिंग आप करते हो। बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है। और वो बिजली कहां से आई? वो बिजली कहां से? वेनेजुएला में। ये देखिए आप, वेनेजुएला के अंदर देयर इज अ डैम, क्या नाम है इसका? गुरी डैम। वेनेजुएला में एक गुरी डैम है, उस गुरी डैम से बहुत जबरदस्त तरीके का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। 70% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी विद अ ह्यूज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, दिस इज ह्यूमंगस अमाउंट, 10,200 मेगावाट। 10,200 मेगावाट की जो बिजली है वो क्रिएट करता है ये वाला डैम। और ये दुनिया के कुछ चुनिंदे सबसे बड़े बड़े जो डैम्स है उनके अंदर काउंट होता है। अब आप सोचिए, जब इतना बड़ा डैम है, तो ये डैम कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता होगा। अब ये डैम करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इससे होती है बिटकॉइन माइनिंग। और इस बिटकॉइन माइनिंग से, यहां पे देखिए, वेनेजुएला के अंदर क्या है? गुरी डैम। यस, ये करता है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और ये चीप है, राइट, बिकॉज क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, वो जो पानी की क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, और यूटिलिटी कम है, पॉपुलेशन को ज्यादा है नहीं, वेनेजुएला की बहुत कम है, तो ये थोड़ा सा चीप हो जाता है, ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। अब जब ये बिजली बहुत सस्ती पड़ती है तो इसको वेनेजुएला यूज करता है किसमें? बिटकॉइन माइनिंग के अंदर। क्यों? बिकॉज ये ऑलरेडी बिटकॉइन को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, और आज इनके पास टोटल तकरीबन 5,40,00,000 रुपीस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वैल्यू है, और $60 बिलियन का इसका वैल्यूएशन हो चुका है। गुरी डैम ने इतना बड़ा रोल ऐसे प्ले करा है। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये डैम वेनेजुएला के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वेनेजुएला ऑयल एंडोर्ड कंट्री है, ठीक है। गुरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये, राइट। तो इसमें पूरा जो न्यूज के अंदर है ये सारी बात इसमें समझाई गई है, किस तरह से गुरी डैम को यूज करा है टू फॉर द बिटकॉइन माइनिंग। अब देखिए, हाँ, अब मैं आपको जो बात समझा रहा था वो ये था कि बिटकॉइन जो करेंसी होती है ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है। बताइए ये बात मैंने आपको, क्योंकि देयर इज अ सेइंग, एक बहुत ही फेमस एक फ्रेज है जो बिटकॉइन के लिए लोग यूज करते हैं, दैट इज नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। अगर आपके पास इस तिजोरी की चाबी नहीं है तो इस तिजोरी में पड़ा सारा खजाना आपका हो ही नहीं सकता है। वो चाबी सिर्फ उसी के पास होती है जो इसका रियल ओनर होता है, और वो चाबी वेनेजुएला के पास है, मोदुरो साहब के पास भी नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स वेनेजुएला की जो अभी ट्रांजिशन गवर्नमेंट है उसके पास होगा, लेकिन वो नहीं देंगे तो वो करेंसी कभी भी अनलॉक हो ही नहीं पाएगा, और जो रिजर्व है हमेशा उसमें इंटैक्ट रहेगा। यूएसए उसका वैल्यूएशन कभी कर ही नहीं पाएगा, यूएसए कभी उसको यूटिलाइज कर ही नहीं पाएगा, या फिर उसमें जो कॉम्पनसेशन है वो निकलवा ही नहीं पाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। तो मंत्रा इन द क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी एम्फसाइजिंग दैट ट्रू ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ डिजिटल एसेट डिपेंड एंटायरली ऑन होल्डिंग देयर एसोसिएटेड प्राइवेट कीज। जिनके पास कीज है वही क्रिप्टो को होल्ड करेंगे, भले ही आप उनको पकड़ लो,
है ना, उनको जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, आप उस एसेट का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नॉट योर बिटकॉइन, नॉट योर की। ऑलराइट, चलिए अब मैंने आपको, देखिए यहां पर मैंने आपको समझा दिया यूएसए का जो एंगल है वेनेजुएला के साथ, ठीक है, और वेनेजुएला का जो एंगल है बिटकॉइन के साथ। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखिए थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पोर्शन कवर कर लिया है। ट्रम्प साहब की बात करते हैं हम, ठीक है। उन्होंने किसको टारगेट करा है? रशिया को, ठीक है। सैंक्शंस, रशिया एक्ट, ठीक है। इंडिया, चाइना, ब्राजील, पहली बात। इसमें यूक्रेन का एंगल आ जाता है। दूसरी बात, वो चाइना को टारगेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये जो चाइना है, चाइना इसे टारगेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज यहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमने यहां पे बात करी मेटल बेस्ड इकोनॉमी। इससे किस तरह से जो डॉलर है उसकी वैल्यू कम होती रहती, डी डॉलराइजेशन होता है। हमने बात करी सीएमई की, ठीक है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिन्होंने सिल्वर के प्राइसेस नीचे गिरा दिए थे। क्यों गिराए थे वो हमने डिस्कस कर लिया है, यस। उसके बाद हमने बात करी बिटकॉइन के रेलेवेंस की, क्योंकि इसी रेलेवेंस से लेके वेनेजुएला की जो अभी वेनेजुएला की जो भी वैल्यूएशन है, जो बिटकॉइन की वैल्यूएशन है, उसको ट्रम्प साहब अनब्लॉक नहीं कर सकते। बिकॉज इन्होंने ही कहा था कि बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड। क्या मेरी बात क्लियर है? कि ये पिक्चर आपके सामने क्लियर है, ये किस तरह सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईरान की, जस्ट अ सेकेंड। अब हम बात करते हैं ईरान की। अब ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में चल रहे हैं जबरदस्त तरीके प्रोटेस्ट। ऐसा कहा जाता है कि 1979 में जो अरब स्प्रिंग हुआ था, अरब स्प्रिंग हुआ था, उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो उसी लेवल पर जबरदस्त तरीके से हुआ था। अब हम सभी को पता है, अगर कोई भी देश है ना, लेट्स से जैसे हम ईरान की बात करते हैं, अगर ईरान के अंदर पब्लिक ट्रस्ट कम हो जाएगा, पब्लिक अगर सरकार के ही विपरीत खेलेगी या सरकार की विपरीत हो जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी और बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, ठीक है, आंदोलन छेड़ेगी, तो इसमें अमेरिका को सबसे बड़ा बहाना क्या मिलता है? दो तरह की बातें, डेमोक्रेसी, पीस, ठीक है। ये क्या है? बहाने हैं। किसके? अमेरिका के। किसके रिगार्डिंग? किसी भी देश को कैप्चर करने के लिए दो तरह के हथियार को यूज करता है अमेरिका। क्या? पहली बात तो ये कि ऑटोक्रेसी जो है, जो थियोक्रेटिक स्टेट है, ऑटोक्रेटिक स्टेट से उस आइडियोलॉजी को खत्म करो। जैसे पहले अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ था, कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाह रहा था, वैसे ही अभी डिक्टेटरशिप है ना, एरिस्टोक्रेट्स है ना, एरिस्टोक्रेसी या फिर थियोक्रेटिक्स, ये जो कुछ सेगमेंट्स होते हैं पॉलिटी के अंदर जो हम पढ़ते हैं, इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली जो सरकारें हैं उनको खत्म करो और क्या लेकर आओ? डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करो। डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करो ताकि वहां पर आ जाए साइन, ठीक है, पीस। यस, क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? अब ये एक बहाना मिल गया अमेरिका को ईरान में इंटरफेयर करने का। देखिए क्या चल रहा है, व्हाई आर ईरानियंस प्रोटेस्टिंग एंड व्हाट डज इट मीन फॉर द रिजीम। एक्चुअल में ईरान में भी हो क्या रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। ईरान के अंदर एज ऑफ नाउ इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, और वो क्यों है? बिकॉज अमेरिका ने बहुत जबरदस्त तरीके के सैंक्शंस ईरान पर लगा रखे हैं। इंडिया भी ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता था, जो कि इंडिया ने अब न के बराबर कर दिए, ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट नहीं कर रहा बिकॉज वो भी टैरिफ बहुत जबरदस्त तरीके से ईरान पर चल रहा था। ये अभी 2-3 साल पहले की बात है, जब अमेरिका ने ईरान, अब देखिए अमेरिका और ईरान बीच में न्यूक्लियर डील साइन करना चाहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर डील साइन होने वाली थी और ट्रम्प साहब लेके इसको बहुत ज्यादा सीरियस थे। जब उन्होंने आयतुल्लाह खोमेनी साहब से बात करी, उन्होंने बोला कि देखो न्यूक्लियर डील साइन कर लेते हैं, ज्यादा इसमें आप जिद मत करो, न्यूक्लियर आप बनाना बंद कर दो, न्यूक्लियर का यूज आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के लिए या फिर जो अच्छे जो पीस वेलफेयर के पर्पस है आप उसी के लिए यूज करेंगे, आप मिसाइल्स बनाने के लिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईरान ने बोला नहीं भाई, मेरा यूरेनियम, मेरा न्यूक्लियर और मैं यूज करूंगा। क्यों? बिकॉज मेरे को थ्रेट है किससे? इजराइल से। बिकॉज इजराइल आए दिन अटैक करता रहता है ईरान के ऊपर, और इजराइल किसका अच्छा दोस्त है? ट्रम्प साहब का दोस्त है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर ईरान अपने अपने लेवल पर तो इनसिक्योर होगा ही ना, क्योंकि देखिए हर देश को अपना न्यूक्लियर बनाने की एक
जिद रहती है, कि इच्छा रहती है, ताकि अब देखिए इंडिया के अंदर भी तो यही, इसी वजह से तो इंडिया थोड़ा कंपैरेटिवली इतना सेफ फील करता है, बिकॉज वी आर न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान भी इसी के दम पर उछलता है कि वी आर न्यूक्लियर पावर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ईरान क्यों इस तरह का मौका छोड़े? वो तो न्यूक्लियर डेवलप करेगा और उसने पूरी कोशिश करी। अभी हमने देखा पिछले 6-7 महीने पहले जब पूरी बॉम्बिंग कर दी थी अमेरिका ने ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर जो मिशन है उनको ध्वस्त करने के लिए। नाउ अब ये इनके बीच में जो न्यूक्लियर डील है वो हो नहीं पा रही। किसके बीच में? अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील हो नहीं पा रही है। उस बात को लेकर अमेरिका ने बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर। अब अमेरिका ने इतने ज्यादा सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर कि उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बहुत जबरदस्त तरीके से टूट गया है, उनकी पूरी इकोनॉमी की कमर टूट गई है और इन्फ्लेशन बढ़ गया बहुत ज्यादा ऊपर। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया, आई थिंक 42% का जो इन्फ्लेशन है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है। 42% इन्फ्लेशन। इंडिया में अगर इन्फ्लेशन 6% टच कर जाता है तो यहां पे सरकारें बदल जाती है। इंडिया का इन्फ्लेशन अगर 5.5 हो जाता है तो बड़े बड़े मुद्दे छिड़ जाते हैं। यहां पे इन्फ्लेशन चल रहा है 42%। तो वहां के लोग खुद बहुत ज्यादा नाराज है ईरान में। ठीक है, अब ईरान के अंदर एक मार्केट है, तेहरान मार्केट कहते हैं उसको, राइट? आई गेस यस, तेहरान मार्केट इसको कहते हैं। उस मार्केट के अंदर, now that Tehran market is known as the soul of Iranian economy. Tehran market is known as the soul of Iranian इकोनॉमी। अब वहां पर जब पूरी तरह से इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, लोगों का गुस्सा एकदम फूट रहा है जबरदस्त तरीके से। मैंने आपको यहाँ पे फोटोज दिखाए थे, आग जनी हो रखी पूरी ईरान के अंदर, मेन तेहरान के अंदर। इस बात को लेके कैसे रिएक्ट करा खोमेनी साहब ने? कैसे रिएक्ट करा? उन्होंने बहुत ही हार्ड फिस्ट कहते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस प्रोटेस्ट को दबाया। अब आप किसी बॉल को जोर से नीचे पटकोगे तो वो तो और ही उतना ऊपर उछलेगी। ऐसा ही कुछ हुआ ईरान के अंदर। जितना ज्यादा जबरदस्त तरीके से ईरान के लोगों को दबाया गया, ईरान का प्रोटेस्ट और ज्यादा वहां पर फूट गया। अब हम सभी को पता है कि यूएसए के पैर हर देश के अंदर फंसे हुए हैं। यूएसए ने वहां पर अपने सीआईए के एजेंट, अपने कुछ एजेंट से उनको फैला रखा है। तो वहां के जो लोकल लोगों को भड़काने का काम, प्रोवोक करने का काम भी हुआ है इतना। और सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के अंदर वो चीज और ज्यादा है ना, 1 की 8 हो गई, 1 की 16 हो गई। इस मल्टीप्लीकेशन से वहां पे प्रोटेस्ट बढ़ने लग गए। अब जब इतने जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट वहां बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है? तो उससे यही हुआ कि अमेरिका को एक टाइम ये बहाना मिल गया कि यार लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिका क्या कहता है? ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ के प्रोटेस्टों को दबाना है, यहाँ पर हमको पीस लेकर आना है। यही तो बहाना था अफगानिस्तान में जाने का, है ना? डेमोक्रेसी लानी है, पीस लाना है, और यही जाके यही कह के अफगानिस्तान में चले गए थे। यही कहने के लिए ये वियतनाम में चले गए थे, और इसी कारण से ये ईरान के अंदर भी इंटरफेयर करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो जितना ज्यादा प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करी, उतना ही प्रोटेस्ट वापस से रिटेलिएट हुआ, बैकफायर कर गया। किसको? ईरानियन गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या हुआ? एक व्हाइट सिम कार्ड स्कैंडल है, ये सामने आ गया। अब ये क्या होता है? व्हाइट सिम कार्ड स्कैंडल ये है कि अब देखिए, उन्होंने प्रोटेस्ट दबाने के लिए सोशल मीडिया को भी बंद कर दिया, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया, इंटरनेट बैन कर दिया, ताकि प्रोटेस्ट और दबे ना। तो लोग सड़कों पर आ गए। जब आप उनको जगह नहीं देंगे, जब आप उनको नौकरी से निकाल देंगे, और अगर आप बैन कर देंगे, कह देंगे आप सरकार बंद 1-2 दिन के लिए, तो लोगों ने उस वक्त को ऐसे इस्तेमाल करा कि अब जब हमको काम पे ही नहीं जाना है, जब हमारे ऑफिस सब बंद कर दिए, तो क्यों ना रोड पर चल के प्रोटेस्ट करें। तो वॉर बैकफायर कर गया। ठीक है, लोग सड़कों पर आ गए। इंटरनेट बंद कर दिया तो लोग सड़कों पर आ गए। अब अपना गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करें? इंटरनेट बंद करने के बाद तो लोग सड़कों पर आ गए, आगजनी करने लग गए। वहां पे स्कैंडल सामने आ गया, तो व्हाइट सिम कार्ड स्कैंडल। ये वो सिम कार्ड है कि कुछ ईरान के जो मेन टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ईरान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उन्हीं को ये सिम कार्ड मिलेगा और उन्हीं के पास इंटरनेट चलेगा, और वही लोग इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से लोगों ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया कि इट इज रिवीलिंग द प्रिविलेज, कि हम तो यहां भूखे मर रहे हैं, और व्हाइट सिम कार्ड के अंदर कुछ लोग हैं जो व्हाइट सिम कार्ड के प्रिविलेजेस को फॉलो कर रहे हैं। मतलब सिर्फ सरकार में अगर आप हो तो ही आपको सारे फायदे मिलेंगे। तो सरकार ने लोगों के साथ तो बहुत अन्याय कर दिया। तो ये मैसेज ऐसे गया, और इसके वजह से प्रोटेस्ट और जबरदस्त तरीके से बढ़ गए। यहां पे देखिए आप, है ना, ईरान इज इन डार्कनेस, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया था, इंटरनेट सब बंद कर दिया था। 90 मिलियन ईरानियंस फ्रॉम द वर्ल्ड कटिंग ऑफ, मतलब पूरा इंटरनेट बंद कर दिया था। तो इतने सारे लोग वहां पर और ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसी बात को लेकर ट्रम्प साहब ने एक बात कह दी है ना, जब इन पर गुस्सा आया कि भाई लोग इतने ज्यादा परेशान, हमें चिंता है ईरान के लोगों की, और अगर आप ये सब नहीं करते हो, अगर आप वापस से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करते हो, न्यूक्लियर डील कर लोगे आप। अब ट्रम्प इसको प्रेशर बना रहे हैं कि आप जितना जल्दी न्यूक्लियर डील को करेंगे, उतना ही जल्दी हम सैंक्शन हटाएंगे। सैंक्शन हटेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो लोगों का गुस्सा कम होगा, लोगों का गुस्सा कम होगा तो आपकी सरकार मेंटेन रहेगी। तो ट्रम्प साहब के इधर अपने अलग एंगल चल रहे हैं, इनका अलग अपना स्वार्थ है। अब यही कह रहे हैं कि अगर आप नहीं मानते हो तो मेरी जो न्यूक्लियर मिसाइल है दैट इज लॉक्ड एंड लोडेड,
ये कौन कहते हैं? ट्रम्प साहब कहते हैं। व्हाई ट्रम्प इज वार्निंग ईरान ओवर डेडली प्रोटेस्ट एक्सप्लेन। ठीक है, आर्टिकल के अंदर ईरान अनरेस्ट, यूएस प्लानिंग टू स्टेप इन, यूएस इसके अंदर अपने पैर पसारना चाह रहा है। नेशन वाइड अनरेस्ट हो रखे हैं इधर, एंड नेशन वाइड डेमोन्स्ट्रेशन भी चल रहे हैं ईरान के अंदर। ओके, अब क्योंकि इस मुद्दे के अंदर ईरान के जो प्रोटेस्ट है इसमें यूएस पूरी तरह से इंटरफेयर करना चाह रहा है, तो ईरान की जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है, ईरान ने अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन को में तब्दीलियत करने की कोशिश करी है। उन्होंने क्या करा है कि ईरान इज चेंजिंग इट्स डिफेंस डॉक्ट्रिन। अब ये ऐसा कहते हैं कि पहले हम अटैक, हमारा ये था कि नो फर्स्ट यूज, जिस तरह की बात इंडिया करता है नो फर्स्ट यूज, वैसी ही बात ईरान ने कह रखी थी कि जब हम पर अटैक होगा उसके बाद ही हम किसी पर अटैक करेंगे। अब ईरान ने अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है और वो ये समझा रहे हैं कि अगर हमको ऐसा लगता भी, अगर हमको ऐसा परसेप्शन भी आता है कि ये देश हम पर अटैक करने वाला है, ये देश हम पर एकदम अटैक करने ही वाला है, तो उनके इस परसेप्शन के ही आधार पर हम उस देश पर अटैक कर देंगे। क्या लिखा है यहां पर? अमिड राइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब अमेरिका एंड इजराइल। इजराइल देखो आए दिन थप्पड़ मार के आ जाता है ईरान को, कभी भी चला गया, बम पटक कर आ गया, राइट। पोस्ट वॉर वल्नरेबिलिटीज, ईरानियन अथॉरिटीज हैव रिलीज्ड अ स्टेटमेंट हिंटिंग द कंट्री कुड एक्ट व्हेन इट परसीव्स मतलब ऐसा लगता है, अगर हमको ऐसा लगेगा उतने में ही हम अटैक कर देंगे। क्लियरिंग साइंस ऑफ डेंजर इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू बी अटैक्ड, फ्यूलिंग डिबेट ओवर वेदर दिस पोस्टर मेक्स कॉन्फ्लिक्ट लेस लाइकली और मोर रिस्की। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गया? तो अब से हम वेट नहीं करेंगे आपके अटैक करने का, हमको लग गया तो भी हम अटैक कर देंगे। जब से ईरान ने अपने डिफेंस डॉक्ट्रिन को इस तरह से चेंज करा है, सबसे ज्यादा मजा आया किसको? नेतन्याहू साहब को। इनको मजा आ गया क्योंकि ये आदमी निकलता ही पंगा लेने के लिए है। ये आदमी घर से निकलता ही है कि आज कौन है मेरे पास भिड़ने के लिए, ठीक है। ये आदमी तत्पर है, तैयार है बिल्कुल। तो ये आदमी निकला बाहर, और इसको अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं कि मुझे तो आपको खत्म करना है यार, क्योंकि टेक्निकली सबको पता है कि डिफेंस में ज्यादा पावरफुल कौन है? इजराइल है। इजराइल तो चाहता है कि वो प्रोवोक हो। कौन? ईरान। ईरान जितना प्रोवोक होगा, अगर ईरान ने इस प्रोवोकेशन के अंदर, अगर इस सिर्फ थ्रेट परसेप्शन के अंदर कि यार मुझ पर अटैक हो सकता है, और अगर अटैक कर दिया अमेरिका पे या फिर इजराइल पर, या फिर अब देखो इजराइल ही सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट। तो डिफेंस में जो अपर हैंड है, जो डोमिनेशन है, वो इजराइल का ही है अगर हम ईरान से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है ये तो आदमी निकलता है भिड़ने के लिए। अगर आप अगला प्रोवोक हो जाए, इजी अगर वो अटैक कर दे, तो मेरे पास तो पूरा कारण मिल गया ना, किसने मेरे पे पहले अटैक करा, अब मैं इस पर अटैक करूंगा। अगर ईरान मुझ पर अटैक कर देगा तो अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं किसी की, ये तो बहाना मिल जाएगा इनको। तो ही इज हैविंग दैट लाफ कि यस, मैं तो यही चाहता हूं कि ईरान और ज्यादा प्रोवोक हो। और ट्रम्प साहब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, तो ये से कि ट्रम्प साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस तरह के इंटरफेरेंस का, इस तरह का प्रेशर का। तो ईरान पूरी तरह से घिर चुका है। देखो ईरान घिर चुका है अपने प्रोटेस्ट की वजह से, ठीक है। न्यूक्लियर डील अगेन, क्योंकि यहां पर यूरेनियम, समझ में आया खेल क्या है? यूरेनियम की जो पूरी बात है वो इस तरह से आती है बिकॉज न्यूक्लियर डील की यहां बात हो रही है। अमेरिका पूरा इस तरह को इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज अमेरिका प्रोटेस्टर्स के साथ जुड़ गया है। और सबसे ज्यादा मजा किसको आ रहा है? यहां पर आ गया इजराइल को। ये अटैक करेगा ईरान के ऊपर, और इजराइल तो कोशिश कर रहा है कि ये इसके न्यूक्लियर डील को खत्म कर दे, तबाह कर दे, पूरे जो सेंटर से उनको उड़ा दे बिल्कुल, ठीक है, यूरेनियम को कैप्चर करने के लिए। यस, ये पूरा डायनामिक्स आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, आई होप। नाउ अब ये देखिए, अब क्या होता है कि एक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट में एक रिंग ऑफ फायर है, उसे क्या कहा जाता है? ये वो रिंग है, जैसे अगर यहां पर बीच में इजराइल है, तो इजराइल किन से घिरा हुआ है? सीरिया से, लेबनान से, ठीक है, ईरान हो गया, यहां पर आप इराक को भी कंसिडर कर लो, जॉर्डन, पैलेस्टीन, इजिप्ट। नाउ दीज आर द नेशंस जो पूरी तरह से इजराइल पर अटैक करना चाह रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ये बेचारा यहां पर बीच में अकेला फंस गया, ठीक है। अभी सारे देश इजराइल पर अटैक करना चाह रहे हैं। इस चीज को तोड़ने के लिए, इस रिंग को तोड़ने के लिए अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है ताकि इजराइल को और जगह मिल जाए। इजराइल खुद वेट करे कि मुझे और जगह मिल जाए, और फिर मैं इस तरह से पूरे इस रिंग को, मुझे तो बहाना चाहिए इनको मारने का। इजराइल इस तरह की बात कर रहा है, तो यहां पर आके ये चीज पूरी हमास, यस, हमास को फंड यही करते हैं ये सब मिलके, ईरान, इराक, ये सब मिलके हमास को फंड करते हैं, पैलेस्टीन को फंड करते हैं, और ये सब तरह की चीजें यहां पर होती है। और दुनिया में जो टेंशन बना है ये बना ही रहता है, ठीक है। चलिए, क्या मेरी बात यहाँ क्लियर है? जो रिंग ऑफ फायर है उसको तोड़ने की भी इनकी कोशिश है, जो हिडन एजेंडा है, यहाँ पे हिडन एजेंडा की बात कर रहा हूं। नाउ इट्स एंटायरली क्या गेम है? यूरेनियम का गेम है। और अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान में जाके हम इनका जो यूरेनियम जो उन्होंने लिया है, जो यूज करना चाह रहे हैं, इसको हम हाईजैक कर लें, इसको हम
कंप्लीट कर ले, ईरान, यूएसए एंड पैलेस्टीन। यहाँ पे देखिए ईरान मूव्स टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। दूसरा इंटेंशन, पहला इंटेंशन क्या था? पहला इंटेंशन ये था कि हम इनके जो न्यूक्लियर डील है या इसको प्रेशराइज करने के लिए, और हमको यहाँ पर स्टेप इन करने का सबसे बड़ा बहाना मिल गया, ठीक है, पीस का जो बहाना है। तो पहला रीजन क्या था? यूरेनियम, न्यूक्लियर डील। दूसरा हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सॉरी दूसरा था रिंग ऑफ फायर, जिससे इजराइल बाहर निकलना चाहता है, इजराइल उस रिंग ऑफ फायर को तोड़ना चाहता है, और वो तोड़ने का बहाना कौन दे रहा है? ईरान दे रहा है। किसको? इजराइल को, बाय चेंजिंग द जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसको चेंज कर दिया। ईरान एक्टिव मोड पर आ गया अटैक करने के लिए, और इजराइल तो उसी का वेट कर रहा था। दूसरा इंटेंशन। तीसरा इंटेंशन ये वाला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का। अब आप सभी जानते हैं अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसलिए कंट्रोल करना चाहता है बिकॉज ये दुनिया का जो 20% का जो ट्रेड है उसको कंट्रोल ये करता है, 20% का ट्रेड। अब अगर ईरान को हमने इंस्टेबल कर दिया, फिर ईरान की जगह अगर हमने ले ली, हाइपोथेटिकली अगर हमने ले ली, तो दुनिया का 20% जो ट्रेड है ये हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और यही बात इजराइल भी चाहता है, यही बात अमेरिका भी चाहता है, इसलिए पूरी सिचुएशन बनी हुई है। ओके, अब यहां पर हमने जो इतने सारे हमने बात करी थी, देखिए तो ये जो एंगल है, इस एंगल में अब ट्रम्प साहब की जो बात करो, ये देखो यहां पर आ गया ईरान। लो भाई, ईरान को भी पकड़ लिया है यहां पर, और ईरान अगर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है इजराइल तो नाचता नाचता कूदता कूदता इस पूरे जो मेले में कूदेगा ही कूदेगा, क्योंकि इजराइल तो बहुत एक्साइटेड है ईरान को लेके, ईरान को तबाह करने के लिए। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं ग्रीनलैंड पर। ठीक है, ये बात मैंने आपसे बोली, ठीक है। ग्रीनलैंड बैटल्स लूम्स, यूएस वर्सेस चाइना वर्सेस यूएस, ठीक है, ग्रीनलैंड। अब यहां पर ग्रीनलैंड आ गया है, ठीक है, यूएस इसको कैप्चर करना चाह रहा है, चाइना और रशिया। अब ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द जो भी चीज चल रहे हैं, यूरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल रिसोर्सेज, सारी बात मैं आपको समझा चुका हूं। मेरी एक रील भी थी, प्लीज रील को जाके देखिएगा, वो 1 मिनट की रील है, उसमें काफी अच्छे से आपको ये समझ में आएगा कि ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वही एक रीजन है जिस वजह से अमेरिका इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया इस पूरे सिनेरियो के अंदर। अब इसमें देखिए, आप इसको समझने के लिए हम आएंगे इस पर। अब ये देखिए, ये मैप है, ओके, नाउ दिस इज आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन है, दिस इज यूएसए, दिस इज कनाडा, ठीक है, ये हो गया ग्रीनलैंड, ये हो गया डेनमार्क, दिस इज यूरोप, रशिया, चाइना। अब आप इस पूरे मैप को देखिए अच्छे से, ठीक है। नाउ अगेन ये देखिए, आपको और बता दूं, रशिया ये हो गया ना पूरा यहां तक, दिस इज रशिया, ये आ गया रशिया। ये जो पोर्शन है दिस इज ऑल्सो अमेरिका, ठीक है, ये भी हो गया यूएस अपना, है ना, क्लियर है। अब आप देखिए इसकी लोकेशन देखिए, यूएसए यहां से बहुत नजदीक है क्योंकि अमेरिका दिस अलास्का वाला पार्ट है ना, ये अलास्का पार्ट। और बहुत फनी बात ये है कि ये आज से 200 साल पहले ये रशिया का ही हिस्सा था, ये रशिया का ही हिस्सा था जो कि अमेरिका ने खरीद लिया था। 2 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 200-250 साल पहले की बात है ये। अमेरिका ने ये हिस्सा रशिया से खरीद लिया था, तो ये जमीन एक्चुअल में रशिया की थी। और जब भी मोस्टली जब भी ऐसा होता है कि अमेरिका और रशिया की जब मीटिंग होती है तो वो अलास्का के अंदर ही होती है, बिकॉज रशिया विल नॉट कम ऑल द वे टू वॉशिंगटन डीसी। इतना अच्छे रिलेशन नहीं है, इतना अच्छा ट्रस्ट भी नहीं है ना, दे आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज। तो रशिया हमेशा अलास्का जाता अगर मीटिंग होती। अभी रिसेंटली जब पुतिन साहब और ट्रम्प साहब की मीटिंग हुई थी तो वो अलास्का के अंदर ही हुई थी मीटिंग, राइट। चलिए नाउ अब लोकेशन देखो आप, ये अमेरिका हो गया, तो यहां से इसकी कनेक्टिविटी देखिए, ठीक है, ये अमेरिका कनेक्टिविटी, यहां से कनेक्टिविटी देखिए, प्राइम लोकेशन, ठीक है, रशिया, यूरोप यहां से आ गया। रशिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका यहां पर टिका रहना चाहता है। बट मुझे बस एक छोटी सी बात ये समझ में नहीं आई कि डेनमार्क को नाराज करने की जरूरत क्या थी, अननेसेसरी ये इशू और क्रिएट कर लिया। डेनमार्क वाज द पार्ट ऑफ नेटो, अगर डेनमार्क नेटो का पार्ट है तो ये भी अमेरिका का पार्ट हो गया। यहां पे इशू इसलिए आ जाता है बिकॉज अगर आप ट्रम्प साहब की रैलीज में जाके चेक करेंगे 2017 में जब वो पावर में आए थे, उसके बाद जब अभी अभी रिसेंटली सेकंड टाइम जब प्रेसिडेंट बने, वो जब ये पावर में आ रहे थे, आगे दोनों टाइम रैलीज के अंदर उन्होंने एक ही बात बोली है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बाय उनको नेटो से एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है, वो ये कहते हैं कि नेटो इज लाइक, है ना, नो एक्शन टॉक ओनली, है ना, वो मजाक उड़ाते हैं इस चीज का। नेटो का क्या मजाक उड़ाते हैं वो, नो एक्शन टॉक
ओनली। तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक्शन तो होता नहीं, कोई मतलब है नहीं नेटो का, और मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूं नेटो के अंदर। तो वो खुद, अब नेटो बना ही इनकी वजह से है। मेरे कोल्ड वॉर के टाइम में नेटो को बनाने का आधार ही अमेरिका था ना। अमेरिका ने सबको इकट्ठा कर, आ जाओ भाई आ जाओ, अपन सब साथ में है, और अपन सब मिलकर रशिया के, यूएसएसआर था उस वक्त, यूएसएसआर या स्टालिन के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो हमारी टीम है, उस टीम का नाम नेटो। किसने बनाई थी? अमेरिका ने बनाई थी। अमेरिका खुद अब इससे बाहर होना चाहता है। तो द पॉइंट इज दैट कि ट्रम्प साहब का इस पर कभी ट्रस्ट रहा ही नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन जिनकी वजह से वो ग्रीनलैंड को नेटो का से कैप्चर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि यहाँ पर हट जाए। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी इस पर एक रील बनी हुई है, प्लीज गो एंड आप उस वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो मेरी रील दी जाएगी, उसमें आपको पूरा ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आपको समझ में आ जाएगा। अब ये आर्कटिक ओशन है। अब आपको पता है कि ग्लेशियर्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अच्छा, ट्रम्प साहब का क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज पहले भी हुआ था, आगे भी होता रहेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम इंटरेस्टेड भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वो ट्रीटी से ही बाहर आ गए, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से ही बाहर आ गए थे ट्रम्प साहब। अब क्योंकि आर्कटिक जो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो रास्ते खुल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? रास्ते खुल रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से यहाँ तक पहुंचने के लिए ये रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं। जब रास्ते खुल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, बर्फ टूट रही है, तो पानी के रास्ते खुल रहे हैं, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए। किसकी? ग्रीनलैंड की। और यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, जो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए, क्रिटिकल रॉ मटेरियल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा है। These are the sites, these are the locations, एकदम और एकदम टेरिटरी पर है। देखिए, बिल्कुल बाहर की तरफ है ये। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, क्रिटिकल रॉ रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए, आर्कटिक सर्कल के, ये दिस आर्कटिक सर्कल ओवर हियर। ओके, चलिए, तो हम लेक्चर को खत्म करते हैं छोटी सी एंगल्स को देख के। तो अगर ये अमेरिका है, अमेरिका ने किस तरह से क्यूबा, ठीक है, बोलिविया, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इन पे अटैक करा है। क्यों अटैक करा है हमने ये डिस्कस कर लिया है। अमेरिका क्यों आर्कटिक सर्कल को कवर करना चाहता है ये हमने जस्ट अभी देखा है। ठीक है, ये कनाडा हो गया। ठीक है, दिस इज कनाडा ओवर हियर। ये आर्कटिक सर्कल, ग्रीनलैंड यहां पर हो गया। यहां से रशिया बहुत नजदीक पड़ता है, मैंने आपको बता दिया था, बिकॉज अलास्का भी यहीं पर आता है। ठीक है, नाउ दिस इज अलास्का। अगर आप इस मैप को अगर पेपर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो ये अलास्का आपको मिल जाएगा यहां पर। ये रहा अलास्का। तो देखो कनेक्टिविटी देखो। ठीक है, अब ऊपर से रशिया कंट्रोल करने बताया ना मैंने आपको भी। देखिए ये मैप, देखिए ऊपर से अगर आप देखो तो कितना नजदीक आ गया ये देखिए, रशिया के बिल्कुल ऊपर, डायरेक्ट ऊपर आ गया। इसलिए मैप इंपॉर्टेंट आपको ये समझाना कि ये रशिया हो गया, यूरोप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ईरान। ठीक है, ये हो गया इजराइल वाला पूरा हिस्सा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने डिस्कस करा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे हमने डिस्कस करा। रशिया का इससे क्या लेना देना है, चाइना का ईरान से कैसे लेना देना है, तमाम तरह की बातें हमने डिस्कस करी है। यस, तो इस तरह से हमने पिछले एक महीने में हुए तमाम जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट थे, तमाम तरह के डेवलपमेंट जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मेरा ये इंटेंशन है, तमाम ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस करा था कि ईरान कैसे, यूरेनियम की बात आ गई ना यहाँ पर। यूरेनियम जो इस पर सैंक्शन लगे हैं वो क्या है, रशियन सैंक्शंस एक्ट, जिसमें ऑयल और यूरेनियम की बात होती है। लग गए सैंक्शन, इस पर लग गए। और कौन कौन लपेटे में आ गए, इंडिया लपेटे में आ गया। क्यों? बिकॉज ये यूरेनियम भी इनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड ऑयल भी इनसे लेते हैं। और यूरेनियम बनाने की जो यूएस की डिपेंडेंसी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी कम करनी है। तो इसलिए इन पे सैंक्शन लगा दिए गए हैं। यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए बहुत मदद करता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनने के लिए यूरेनियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। अच्छा, ब्राजील को क्यों कवर करा है? ब्राजील जो अफ्रीका के अंदर आता है उसको क्यों कवर करा है? क्योंकि सॉरी नॉट आई एम सॉरी, साउथ अमेरिका दिखने में थोड़े सेम, इसलिए आई गॉट कंफ्यूज। ठीक है, ब्राजील को क्यों कवर करा है? बिकॉज ब्राजील अगेन इज द पार्ट ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को भी इसमें इंपैक्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एज ऑफ नाउ अभी तक ये साउथ जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका भी इस पूरे इशू के अंदर कवर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ये बहुत नजदीक है, और अगर मिडिल ईस्ट इंपैक्ट होगा तो डेफिनेटली अफ्रीका भी इंपैक्ट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह से मैंने पूरा डिस्कस करा कि पिछले एक महीने में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, जहां जहां ट्रम्प साहब ने अपने इंटरेस्ट दिखाए हैं, वो क्यों दिखाए हैं, रीजन क्या है, मेन मुद्दे क्या है, वो तमाम तरह की बातें मैंने डिस्कस करी हैं। इससे ज्यादा गहरा विश्लेषण आपको कहीं और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। मैंने आपके पिछले एक महीने के सारे जो जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स है वो मैंने मोटा मोटी आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। Thank you so much. This is Kushwan Singh signing off. Jai Hind.